सोचिए, एक नई सरकार का पहला दिन है, चारों तरफ जश्न का माहौल, लेकिन तभी मंच पर गानों के एक साधारण से क्रम ने पूरे तमिलनाडु की राजनीति में भूचाल डाल दिया। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी चौंकाने वाले विवाद को डिकोड करेंगे। हम समझेंगे कि कैसे एक छोटा सा म्यूजिकल सीक्वेंस इतना बड़ा क्राइसिस बन गया। चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज हम इन 5 अहम पॉइंट्स पर बात करेंगे। पहला, शपथ ग्रहण समारोह का विवाद। दूसरा, प्रोटोकॉल बनाम क्षेत्रीय परंपरा का टकराव। तीसरा, तमिल गौरव की गहरी जड़ें। चौथा, गठबंधन की प्रतिक्रिया और रणनीति। और पांचवा, विजय के सामने खड़ी राजनीतिक चुनौती। तो हम सिर्फ इस एक इवेंट तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि इसके पीछे की पूरी पॉलिटिक्स को गहराई से समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, शपथ ग्रहण समारोह का विवाद और टीवी के लिए एक मुश्किल शुरुआत। अब यहाँ एक बहुत ही बेसिक सा सवाल उठता है कि आखिर गानों की एक सिंपल सी प्लेलिस्ट ने पहले ही दिन इतना बड़ा पॉलिटिकल क्राइसिस क्यों खड़ा कर दिया। देखिए, रीजनल पॉलिटिक्स में ना प्रतीक या सिंबल सिर्फ सजावट के लिए नहीं होते, इनमें पूरी की पूरी विचारधारा और सदियों पुरानी पहचान बसी होती है। आइए समझते हैं कि मंच पर असल में हुआ क्या था। तो मंच पर गानों का जो सीक्वेंस प्ले हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। ध्यान से सुनिए, सबसे पहले बजा वंदे मातरम, उसके बाद दूसरे नंबर पर बजा हमारा राष्ट्रगान जनगण मन, और सबसे आखिर में तीसरे नंबर पर प्ले किया गया तमिल थाई वाजधू यानी राज्यगान। अब तमिलनाडु की पुरानी और स्थापित परंपराओं के हिसाब से देखें तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव था, क्योंकि वहां हमेशा राज्यगान को सबसे पहले बजाने का कस्टम रहा है। और पता है सबसे दिलचस्प बात क्या हुई, टीवीके ने तुरंत खुद को इस फैसले से अलग कर लिया। टीवीके के मंत्री आधव अर्जुन ने साफ कह दिया कि भाई उनकी नई सरकार इस क्रम को बिल्कुल नहीं मानती। उन्होंने स्पष्ट किया कि ये नई प्रथा तमिलनाडु के लिए सूटेबल नहीं है और इसका पूरा जिम्मा सीधे गवर्नर ऑफिस और केंद्र के निर्देशों पर डाल दिया। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर, प्रोटोकॉल बनाम क्षेत्रीय परंपरा यानी प्रशासनिक नियमों का टकराव। अगर हम इसे एक न्यूट्रल पॉलिटिकल एनालिस्ट के नजरिए से देखें तो ये पूरा मामला सीधे सीधे राज्य की परंपरा और केंद्र के नियमों के बीच का टकराव था। एक तरफ है केंद्र सरकार का फरवरी 2026 का सर्कुलर, जो कहता है कि ऑफिशियल इवेंट्स में वंदे मातरम को राष्ट्रगान से पहले बजाना अनिवार्य है, और दूसरी तरफ है तमिलनाडु की अपनी गहरी परंपरा, जो पारंपरिक तौर पर सबसे पहले तमिल वंदना और सबसे अंत में राष्ट्रगान को रखती है। तो बेसिकली यहां हुआ क्या, एक चेन रिएक्शन हुआ। स्टेप 1, केंद्रीय गृह मंत्रालय एक नया एडमिनिस्ट्रेटिव सर्कुलर जारी करता है। स्टेप 2, राज्य के राज्यपाल शपथ ग्रहण के लिए इसी नए प्रोटोकॉल को अनिवार्य कर देते हैं। और स्टेप 3, इस पूरी ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस में जो वहां की लोकल और रीजनल सांस्कृतिक परंपराएं थीं, वो अनजाने में ही सही लेकिन पूरी तरह से ओवरराइड हो गईं। अब बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, तमिल गौरव की जड़ें और दशकों की भाषाई राजनीति। इस पूरे विवाद और लोगों के गुस्से को समझने के लिए ना हमें थोड़ा इतिहास में जाना होगा। देखिए, तमिलनाडु के लिए ये सिर्फ एक गाना नहीं है। 1965 में वहाँ हिंदी थोपे जाने के खिलाफ जो बड़े बड़े प्रोटेस्ट हुए थे, उसने पूरी तमिल राजनीति को बदलकर रख दिया था। फिर 1970 में राज्य सरकार ने सभी फंक्शन में तमिल थाई वाजधू गाने का निर्देश दिया, और फाइनली 2021 में एमके स्टालिन की सरकार ने इसे ऑफिशियली राज्य गान डिक्लेयर कर दिया। तो बाकी राज्यों की तरह नहीं, यहाँ भाषा एक बहुत ही गहरा इमोशनल और पॉलिटिकल मुद्दा है। तो आखिर ये तमिल थाई वाजधू है क्या? इसे मनोन्मनियम सुंदरनार ने लिखा था। यह असल में एक सेकुलर प्रार्थना है जो तमिल माता की वंदना करती है। ये तमिल विरासत, उनकी प्राचीन भाषा और सभ्यता का जश्न मनाती है। द्रविडियन आइडेंटिटी के लिए इसका इमोशनल कनेक्शन बहुत बहुत ज्यादा गहरा है। और यहीं पर आकर दो बिल्कुल अलग विचारधाराएं आपस में टकरा जाती हैं। एक तरफ है सेक्युलर रीजनल प्राइड, जो तमिल गान को अपनी द्रविड़ पहचान और सोशल जस्टिस का सिंबल मानता है। वहीं दूसरी तरफ कुछ रीजनल पॉलिटिशियंस वंदे मातरम को एक नॉर्थ इंडियन सेंट्रलाइज्ड या कहें तो हिंदुत्व विचारधारा के प्रतीक के रूप में देखते हैं। तो आप समझ रहे हैं, मामला सिर्फ गानों का नहीं बल्कि इन गहरे वैचारिक अंतरों का है। चलिए अब अपने चौथे पॉइंट पर आते हैं, गठबंधन की प्रतिक्रिया और रणनीति, यानी इसके पॉलिटिकल फॉलोआउट्स क्या रहे। अब एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट की तरह सोचे, नए मुख्यमंत्री विजय के लिए यह कोई मामूली सिरदर्द नहीं था। उनके अपने ही सहयोगी दलों ने उन पर सवालों की झड़ी लगा दी। सीपीआई ने इस परंपरा को तोड़ने पर तुरंत स्पष्टीकरण मांग लिया। वीसीके ने इससे बेहद चौंकाने वाला और डिस्टर्बिंग बता दिया। पीएमके ने आग्रह किया कि भाई तमिल थाई वाजधू को उसका सही महत्व दिया जाए। और तो और डीएमके ने तो यहां तक कह दिया कि यह घटना राज्य को हिंदू राष्ट्र की ओर धकेलने का एक इशारा है।
और जाहिर है मुख्य विपक्षी दल डीएमके इस मौके को हाथ से क्यों जाने देता। वो इस सेरेमोनियल मिस्टेक को एक स्ट्रैटेजिक अपॉर्चुनिटी की तरह यूज कर रहे हैं। उनका सीधा सा मकसद है टीवीके की लेजिटिमेसी को चैलेंज करना और ये साबित करना कि विजय तमिल अधिकारों के मामले में कमजोर हैं। ये सीधा सीधा टीवीके और डीएमके के बीच एक लंबे पावर स्ट्रगल की शुरुआत है। फाइनली आते हैं हमारे पांचवें और आखिरी पॉइंट पर, विजय की राजनीतिक चुनौती। क्या वो एक नया मिडिल ग्राउंड तलाश रहे हैं? तो इस पूरे मुद्दे का क्रक्स ये है कि विजय की पार्टी टीवीके आखिर स्टैंड कहाँ कर रही है। देखिए, डीएमके पूरी तरह से द्रविड़ पहचान और रीजनलिज्म पे टिकी है। बीजेपी और एनडीए जैसी पार्टियां मेन स्ट्रीम इंडियन नेशनलिज्म को फॉलो करती हैं। लेकिन विजय, ऐसा लगता है कि विजय जानबूझकर इन दोनों के बीच का एक मिडिल ग्राउंड बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां नेशनल सिंबल्स और रीजनल प्राइड दोनों को बैलेंस किया जा सके। लेकिन जरा एक सेकंड के लिए रुकिए और सोचिए, ये सारी की सारी पॉलिटिक्स, ये प्रेशर, गठबंधन का इतना भारी तनाव, ये सबका सब उनकी सरकार के डे 1 पर हुआ है। नंबर 1, पहले ही दिन। ये साफ दिखाता है कि सीएम की कुर्सी संभालते ही एक राजनेता पर कितना भयंकर दबाव आ जाता है। तो आखिर में हमें इससे क्या समझना चाहिए? देखिए, ये पूरा विवाद सिर्फ एक सॉन्ग प्लेलिस्ट का नहीं है। ये तमिलनाडु की पॉलिटिकल आइडेंटिटी के फ्यूचर नैरेटिव की लड़ाई है। आज की राजनीति में अपने लोकल प्राइड को नेशनल अलायंस के साथ बैलेंस करना सच में एक बहुत ही मुश्किल काम है। और इसी के साथ हम एक बहुत ही प्रोवोकेटिव सवाल पर पहुंचते हैं। क्या विजय इस नए पॉलिटिकल मिडिल ग्राउंड को कामयाबी से बना पाएंगे, या फिर द्रविड़ परंपराओं का भारी दबाव उन्हें हार मानकर किसी एक साइड को चुनने पर मजबूर कर देगा? इस एक घटना का असर उनकी फ्यूचर पॉलिसीज और गठबंधन पर कैसा पड़ेगा, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। आज के इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए शुक्रिया।